दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत सुंदर कहानी है। यह सुनकर कमली के बापू ने कमली का साथ देने की बजाय कमली के गाल पर 3-4 तमाचे जड़ दिए और बोले का जरूरत थी। उस दिन उस सरपंच के छोरे के मुंह लगने की, अरे अगर वह कुछ तुझसे उल्टा सीधा कह रहा था तो सुन लेती, तुझे खा थोड़ी ना आ रहा था। हम गरीब आपने चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकते, समझती क्यों नहीं तू? आज देख ले तेरे उसे थप्पड़ का अंजाम। अरे अगर लोगों को पता चल गया तो कब मुंह दिखाएंगे हम समाज में? हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, जीते जी मर जाएंगे। और कौन करेगा तुझसे विवाह? अरे तेरी तो छोड़ो, छुटकी का भी विवाह नहीं हो पाएगा। यह सुनकर कमली को अपने माँ बाप के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका साथ देने और उसका दर्द समझने की बजाय उसके माँ बापू समाज की दुहाई दे रहे थे। उसके माँ बाप ने समाज की अपनी इज्जत की दुहाई देकर यह कहकर उसे चुप करा दिया, अगर उसने इस मामले के बारे में किसी से भी बात की ना तो वे उसे जान से मार देंगे और खुद भी जहर खाकर या किसी कुएं कोठी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। यह सुनकर कमली ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर वह कुछ करना भी चाहे तो कुछ कर नहीं कर सकती। अपने माँ बापू के कहने पर कमली ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे उस समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसका गुनाह क्या था। उस दिन केशव ने जब बेशर्मी से उसका हाथ पकड़ा था तो क्या वह चुपचाप खड़े खड़े उसकी बदतमीजी सहन कर लेती? क्या उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसने उसे उसकी बदतमीजी के बारे में बताया था? अपनी इज्जत की रक्षा करना, अपने हक में बोलना ही उसका गुनाह था क्या? वह घुट कर जी रही थी। वह सारी रात उस घटना को याद कर सो नहीं पाती थी। नींद में भी घबरा कर उठकर बैठ जाती, सारी रात रोती रहती। उस दरिंदे ने उसके शरीर का ही नहीं, उसकी आत्मा का बलात्कार किया था, जिसकी सजा वह पल पल भुगत रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका तो कोई गुनाह भी नहीं था। कभी कभी वह सोचती, क्या औरत होना भी गुनाह है? जिसने उसके शरीर का, उसकी आत्मा का बलात्कार किया, उसी सजा मिलने की बजाय उस बलात्कार की सजा उसे मिल रही है, क्योंकि वह एक औरत है और दुनिया की, समाज की नजर में औरत कमजोर होती है। दोष चाहे किसी का भी हो, लेकिन दोषी औरतों को ही ठहराया जाता है। आखिर क्यों? इन सवालों के जवाब के उत्तर उसे नहीं मिल रहे थे। वह दरिंदा इज्जत से खुलेआम बाहर घूम रहा है और वह यहाँ तिल तिल, घुट घुट कर मर रही है। कमली के साथ हुई इस घटना को धीरे धीरे 2 महीने गुजर गई। एक दिन अचानक कमली की हालत खराब होने लगी। उसे उल्टी हो रही थी। उसे इस तरह उल्टी करते देखकर उसकी माँ उसे खींचकर कमरे में ले आई और बोली, का वह छोरी काय को उल्टी कर रही है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? तब कमली बोली, नहीं माँ, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया है। यह सुनकर उसकी माँ घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, महीना कब का आया है छोरी तेरे? यह सुनकर कमली हड़बड़ाते हुए और रोते हुए बोली, माँ उस घटना के बाद नहीं आया। तू चल मेरे साथ, चल संतो दाई के यहाँ चल। यह कहकर कमली की माँ उसका हाथ पकड़कर पड़ोस में रहने वाली संतो के यहाँ ले गई। संतो दाई से उसकी अच्छी बनती थी। संतो दाई गांव की औरतों के बच्चे जनवाने का काम करती थी। कौन पेट से है कौन नहीं, यह किसी को देखकर ही बता देती थी। संतो दाई कमली की माँ की अच्छी सहेली थी। संतो दाई होने के साथ साथ एक मिलनसार और सबकी मदद के लिए आगे रहने वाली औरत भी थी। जब संतो दाई ने कमली को अपनी माँ के साथ आते हुए देखा तो कमली की माँ की तरफ देखते हुए बोली, का हुआ सुरजो, कमली को तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? यह सुनकर कमली की माँ सुरजो ने संतो दाई के पास आकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और संतो दाई के पास कमली को बेटा कर खुद भी बैठ गई और हड़बड़ाते हुए दुखी होकर बोली, संतो दाई आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर संतो दाई बोली, बताओ सुरजो का बात करनी है। यह सुनकर कमली की माँ बोली, वह काहे ना सरपंच जी का छोरा है ना केशव? अरे उसकी हमारी जगन से जान पहचान है, तो वह अक्सर हमारे घर आता जाता ही रहता था। ऐसे ही एक दिन वह घर आया तो घर पर कमली थी।
और उसने कमली को अकेली देखकर इससे कुछ उल्टा सीधा कहा और इसका हाथ पकड़ लिया, तो इसने गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, जिससे वह गुस्सा हो गया और उसका बदला लेने के लिए एक दिन जब कमली खेत पर चारा लेने गई तो जबरदस्ती सरसों के खेत में इसके साथ यह कहकर कमली की मां रो पड़ी। दोस्तों, इसका अगला भाग कल आएगा।